Hello, friends. Namaskar. A warm welcome. And I believe that you have been studying amazingly well and you have been making your notes also in a smart way and also understanding and bringing key ideas whatever has been asked to do. तो हमारा गोल है अनसरकारी पे कि आपको राइट अप्रोच और राइट आइडिया से एक इंटीग्रेटेड सक्सेस मॉडल की तरफ क्रिएशन करें ताकि कस्टमाइज तौर के ऊपर आपको वो सक्सेस मिल सके. That is why we run customized programs, we run personal mentorship programs, which are definitely very demanding and they demand a lot of intervention and lot of honest assessment, critical assessment अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो. ऐसे ही अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, अगर आप सिविल सर्वेंट होते और अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आप बन गए हैं, हाउ यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टू टैकल सेक्सुअल हैरेसमेंट स्पेशली इन स्कूल्स. तो यानी ऐसा ही एक सिविल सर्वेंट ने किया, डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे ने. उन्होंने जो है अवेयरनेस क्रिएट की चाइल्ड राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की ट्राइबल आश्रम स्कूल्स के अंदर. तो दो चीजें उन्होंने यूज की. शी यूज्ड बेसिकली ऑडियो विजुअल मीडियम एंड सेकेंडली शी यूज द प्रिंट मीडियम वी कैन से. जैसे माल न्यूट्रिशन अंडर रिपोर्टेड है वैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट इन आश्रम स्कूल्स इज आल्सो अंडर रिपोर्टेड. तो दो उनके रीजन थे. उन्होंने कहा एक एम्पावरिंग चिल्ड्रन, सेकंड सेंसिटाइजिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये दो चीजें करने से ये लगा लीजिए उन्होंने जो है एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक चेंज लेकर आया. आप भी ऐसा क्या चीज लेके आना चाहते हैं, आप भी ऐसा क्या करना चाहते हैं, आप सोचिए ताकि आप भी सक्सेस की तरफ बढ़े, ताकि आप भी एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े. So let's start with the Indian Express newspaper and let's see what is given here. अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी. सो दिव्य दीपक उत्सव यानी कि दीपावली की बात अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर को जो होगा वो होगा आपका आस्था के दीपकों से जगमग अयोध्या, श्री राम का पावन धाम अयोध्या. So it's a national aspiration, it's a national movement, it's a national rejuvenation, it's a national pinnacle, it's a national point. We must think, we must create institutions so that we can get success in society, and examination is just one part of it. So moving forward and understanding, for example, Bharatiya Vayu Sena किससे जुड़ी हुई है आत्मनिर्भर भारत से. और तो एयरबस अलॉन्ग विद टाटा एडवांस सिस्टम्स वो जो है फर्स्ट एवर प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर रही है. एयरबस अलॉन्ग विद टाटा एडवांस सिस्टम्स. तो ये C29 5MW ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर ट्रस्ट. इंडियन एयरफोर्स को सर्व करेगी विच इज द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. ये हमारे सामने जहाज हमें दिख रहा है और बड़ी बड़ी वादियां भी उसके पीछे दिखाई दे रही हैं. आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से. फायर क्रैकर्स दिल्ली में बैन है. लेट्स इंश्योर क्लीन एयर फॉर आवर किड्स, सीनियर सिटीजंस एंड ऑल ऑफ अस. The Delhi Pollution Control Committee is saying that we wish we must have green Diwali, complete ban on all kinds of firecrackers on manufacturing, storage, sale, including delivery through online marketing platforms. तो क्या आपको लगता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन है? Please do think about it and then we can definitely more idea and more discuss on personal level also. Moving forward and seeing फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी चर्चा की थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे है उसमें ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं. ऑल ऑफ देम मूव फॉरवर्ड ओनली थ्रू कंसेंसस एंड डिस्कशन. दैट इज वाई सिर्फ ये सोच के कि भाई कोई अगर रूलिंग पार्टी को शो कर रहा है, कोई अगर उनके आइडियाज को शो कर रहा है वही आइडियाज आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सारे के सारे आइडिया डिस्कस होते हैं डिटेल में और वो आगे किए जाते हैं. डायनामाइट्स की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ डायनामाइट्स इन रोड प्रोजेक्ट स्पेशली इकोलॉजिकल सेंसिटिव हिमालयन रीजन के अंदर हमेशा मना किया गया है. एक नैगिंग इशू है. और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स की उसने इशू को बार बार रेज भी किया है. इसीलिए अभी बात की गई है कि भाई जो है कैसे किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए. तो होम मिनिस्ट्री ने फीडबैक पास किया, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया. नाउ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि डायनामाइट जो है यूज किए जाएंगे ओनली इन द इनएस्केपेबल सॉल्यूशंस. दे आर नॉट यूज्ड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, दे आर यूज्ड ओनली इन केस ऑफ इनएस्केपेबल सॉल्यूशन, इनएस्केपेबल सर्कमस्टेंसेस. इसीलिए अगर हम बात करें एक और की, सुभाष घई साहब का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत फेमस फिल्म मेकर रहे हैं. उन्होंने जो है ट्रिब्यूट पे की आमिर चंद जी को जो नेशनल सेक्रेटरी आरएसएस कल्चरल उसके थे. और उन्होंने बहुत एक ही बहुत मतलब आमिर चंद जी ने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को कल्चरली शोकेस करने का. और आप लगा लीजिए कि विस्लिंग गुड्स मुंबई में उन्होंने ट्वीट किया जो उनका अपना इंस्टीट्यूशन है कि
आमिर चंद जी जो है पूरी लाइफ उन्होंने डिवोट की इंडिया के आर्टिस्ट को, इंडिया के टैलेंट को एक्सप्लोर करने को, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया को उन्होंने किया। तो कल्चरल मैपिंग मीन जैसे हमने पहले भी बात की, सारे के सारे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पता होने चाहिए, सब पे कम से कम आप 5 लाइन लिखने के लायक हो। एनी मूवमेंट अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई बता दे हम्पी के बारे में 5 लाइन, भाई बता दे खजुराहो के बारे में 5 लाइन, भाई बता दे गंगई कोंडा चोलापुरम के बारे में 5 लाइन, तो आपको सोचना ना पड़े। ये चाहिए, ये करिए और आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया हाई इंपोर्ट बिल। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने अब तक डिस्कस किए सारे के सारे जनरल स्टडीज के हैं, ये कोई भी ये प्रीलिम्स एंगल से इंपॉर्टेंट है, मेंस के एंगल में तो सिर्फ आपका माइंडसेट ग्रो हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हाई इंपोर्ट बिल ऑन एडिबल ऑयल इज अ चैलेंज, इसीलिए हमें जो है इसके लिए कुछ करना होगा। हमें सब्सिडाइज फर्टिलाइजर जो भारत का नया भारत यूरिया करके जो ब्रांड बनाया है वो इसीलिए किया है ताकि एलिमिनेट हो सके फार्मर्स के माइंड से कंफ्यूजन। और हमें जो है लाख करोड़, हमें लाखों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, इसीलिए हमें पूरे तरीके से सोचना होगा कि हमें इसको हम खुद आत्मनिर्भर कैसे आ सके। जैसे यूरिया है, डीएपी है, सारे सारे फर्टिलाइजर दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, इसीलिए कंट्री को इकोनॉमिक बर्डन भी होता है। तो इसलिए हम यूरिया आगे से लेते हैं 75 से 80 रुपए किलो, लेकिन हमारे फार्मर जो है उनको बर्डन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसको 5 से 6 रुपए किलो के तौर पे हम डिलीवर करते हैं। तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर लो प्राइस पे मिले, इसलिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ खर्च किए। तो कम कैसे होगा? कम होगा जब हम कार जो है वो एथेनॉल प्रोड्यूस, जो फार्म प्रोड्यूस हम एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उस पर चलाएंगे, बायो सीएनजी जो है वेस्ट से बनाएंगे, बायोगैस जो है काऊ डंग से बनाएंगे। ये 3 4 जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इन पर भी ध्यान से सोचें तो फिर आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज द वे अहेड। इसीलिए मिशन ऑयल पाम की डिटेल देख लीजिए, जिसके प्रधानमंत्री जी ने बात की कि मिशन ऑयल पाम आखिर है क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज अनफेयर टू ब्लॉक्ड यूजर्स, ट्विटर ने ऐसे अपने हम्बल सबमिशन किया हाई कोर्ट में, दैट कॉन्फिडेंशियल क्लॉज नहीं होना चाहिए। और उनके अकाउंट जो है कहना चाहिए कि भाई उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग मुद्दा है। अगर आप पहले भी देखेंगे ट्विटर ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक स्टैंड है, पब्लिक का अपना एक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अपना है, जिन्होंने जो है प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009, जो कि रिक्वायर करता है कि जितने भी जो ब्लॉक की जितने भी ब्लॉक किए जाएंगे उन रिक्वेस्ट को कैसे आप सेंसिटाइज प्राइवेट तरीके से आप उनको देखें। एक केस स्टडी अगर हम देखें एथिक्स की, तो गुजरात के जो चांसलर हैं उनको, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी को चांसलर बनाया गया, तो उस केस के अंदर 9 ट्रस्टीज ने क्विट कर दिया। अब ये बात सही है कि गलत है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर अपॉइंटमेंट्स हुई गई हैं, ट्रस्टीज का ऐसा कहना है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, या आपके हिसाब से इसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था ताकि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता ही ना। मीडिया, एनजीओ, जुडिशरी, दे आर बीइंग मिसयूज्ड टू डिश आउट डिविजिव आइडियाज। तो कौन उनको यूज कर रहा है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप ऐसा कैसा नहीं कह सकते हैं, इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आया तो आप इसको एग्जैक्टली सोचिए एम्पिरिकल तरीके से, जनरल स्टडीज के सिलेबस पेपर 2 और पेपर 3 को देख करके आखिर मिस यूज का मतलब क्या है, डिविजिव आइडिया का मतलब क्या है। क्या इसको आप डिफरेंट आइडियाज से रिलेट कर सकते हैं, क्या इसको आप डेमोक्रेटिक आइडिया से रिलेट करते हैं, आखिर आप कैसा कह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे इंटरव्यू के एंगल से बोलूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एक्शन मांगते हैं, एक्शन करते हैं कि ऑनलाइन अटैक जुडिशरी पे जो हो रहे हैं उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर जवाब देंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर देश के लिए क्या होगा उसका चिंतन मंथन होगा। दैट इज हाउ इट इज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। 1993 से पहले उंगली नहीं उठाते थे किसी जज के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, क्योंकि उस समय लोग जजेस के अपॉइंटमेंट में हिस्सेदार नहीं थे, उनका रोल नहीं होता था, वो दूर दूर रहते थे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से। तभी तो उस समय जजेस के ऊपर में उंगली लोगों को जो आलोचना नहीं होती थी, आज ज्यादा हो रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जुडिशरी के ऊपर उंगली उठे। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो लेटर इनका कहना है कि भाई जुडिशरी जो है वो अपने आप में इस तरीके से अपने आप को एक्ट करे, इस तरीके से उसका ट्रांसपेरेंट हो उसका अपॉइंटमेंट सिस्टम भी, कि उस पर क्वेश्चन ना उठाया जाए। तो गवर्नमेंट करने जो एनजेएसी लेके आए थे, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन, एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन टू ब्रिंग इट बैक। तो आप क्या सोचते हैं कि एनजेएसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एनजेएसी को भी एक बार देख लीजिए कि एनजेएसी आया था और उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया।
क्या आप मानते हैं कि ओपेक है, जो हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम वो ओपेक है, उसको आप ऐसा मानते हैं? तो आप अगर ऐसा मानते हैं तो सोचिए और मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों मानते हैं, कौन से आर्टिकल और कौन सी चीजें आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पीटी के फैक्ट के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जो कि रिलीज करता है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो ये इंडिया का जो एमपीआई वैल्यू है, जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, वो बहुत ही आधे से ज्यादा कम हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल 415 मिलियन, 415 मिलियन इंडियन जो है 2005-6 से लेकर 19-21 के बीच के अंदर गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, यानी गरीबी से ऊपर उठे हैं, हमें ये कहना चाहिए। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक चेंजेस वो नहीं दिखा रहा है। तो इंडिया पॉपुलेशन अभी वनरेबल है, कोविड-19 है, एनर्जी प्राइसेस है, ग्लोबल पॉलिसीज हैं और इन्फ्लेशन है, इन सब चीजों से वो है। तो ड्रॉप इन पॉवर्टी क्या दिखाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है टारगेट 1.2 वो जो था, वो जो रिड्यूस करना था पॉवर्टी को 1/2, वो अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो पुअर स्टेट्स कौन से इंडिया के, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। बार बार सेम चीज नहीं बताई जाएगी। कौन से स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट में है कि उड़ीसा है कि बिहार है कि झारखंड है, यूपी है, क्या होगा और वो कैसे इस चीज को कर सकते हैं। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज में करती है। पहली बार 2010 में उसका यूज किया गया था। और जो है ये लगा लीजिए, जो मैंने आपको कहा OHPI, यानी कि ऑक्सफोर्ड का जो रोल है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI जिसे कहना चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ यूएनडीपी। 10 इंडिकेटर्स को देखते हैं ये। उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ आ जाता है। इंसिडेंस भी है पॉवर्टी का, यानी कितना है, और इंटेंसिटी भी है, यानी कितनी ज्यादा है। दोनों चीजें इसमें देखी जाती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पुअर स्टेट्स को ज्यादा फोकस है, और 3.9% ऑफ द पुअर पीपल, जिसके अंदर जो है डिप्रीवेशन 4 इंडिकेटर्स है उसके, न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये चारों चीजें हैं, न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो भारत में 45.5 मिलियन, तो फिगर दे रहा है उससे ज्यादा ही होंगे, ये चारों इंडिकेटर से डिप्राइव्ड है, और 34.4 जो है वो इंडिया में जो रहते हैं वो, और 2.1 मिलियन बांग्लादेश में, 1.9 पाकिस्तान में। इससे आप लगा सकते हैं कि इस सब के सब एक प्रीडोमिनेटली साउथ एशियन प्रोफाइल बन जाते हैं, यानी पूरा एक हब बन गया ये। यानी इंडिया को अगर पॉवर्टी से ऊपर उठने के लिए लॉन्ग टर्म के एक्शंस लेने हैं, सोचना है, तो वो सिर्फ इंडिया के एंगल से नहीं सोचना चाहिए, वो उन्हें सोचना चाहिए साउथ एशिया के एंगल से भी, बिकॉज साउथ एशिया का इसमें रोल आ जाता है। दैट इज व्हाट वी कैन से। और इसके लिए अब हमने बाकी जनरल स्टडीज में, अब ये तो आएगा नहीं, पीटी में आएगा ये। पीटी में बिल्कुल आएगा कि भाई इंडिकेटर्स क्या हैं, वैल्यू कितनी है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कैसे उनको डिड्यूस किया, कौन कौन इन्वॉल्व है। मेंस में आएगा कि पॉवर्टी हटेगी कैसे, चैलेंजेस क्या क्या है, और उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डाल दिया जाएगा। दैट इज हाउ योर थिंकिंग कैन ग्रो एंड वर्क। देखिए, होता तो ये भी है कि एक आदमी ने जज पोज किया और डीजीपी को कॉल किया, और डीजीपी साहब ने भी सर 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 करके बात की, और उसके बाद जो है बाद में पता चला वो आदमी तो गड़बड़ है। और जो है ऑफिशियल को क्लीन चिट, मतलब क्लीन चिट के लिए किया कि जो एसपी थे, एसपी आदित्य कुमार को ये छोड़ दिया जाए, या उनको गया के एसएसपी को जो है लीकर माफिया के साथ कोल्यूशन के लिए उनको माफ कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। ऐसा करके लोगों ने किया और बाद में वो पकड़े भी गए। तो हर चीज होती है, लेकिन हमें सोचना है कि सही चीज कैसे करें, सही क्या करें। अगर हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल को राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट मिले, तो उसका जब जब अगर ऐसा होगा तो ही आप कह सकते हैं कि सेफेस्ट वे टू हेल्थ मिलेगा। कितनी सिंपल सी बात है, कही किसने, लेकिन हिपोक्रेटीज। इफ वी कुड एवर गिव एवरी इंडिविजुअल द राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, वी वुड हैव द सेफेस्ट वे टू हेल्थ। सेफेस्ट वे कह रहे हैं, सेफ नहीं, सोचिए जरा, सेफेस्ट वे टू हेल्थ है ये। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि माल न्यूट्रिशन जो अभी हमने बात की, और जो अभी मैंने बात की मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की, और उसके बाद जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी अगर हम बात करें, तो इंडिया को, जो हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आप, जो मैंने अभी चर्चा की पॉवर्टी वाली, जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है GMPI, उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग है।
तो रादर देन आर्ग्यूइंग कि भैया हम इतने नीचे नहीं है, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है क्रिटिक को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। इंडिया का जो माल न्यूट्रिशन क्राइसिस है उसको इंडिया को अपर करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को और स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, और साथ साथ में ज्यादा टारगेटेड इंटरवेंशन करना चाहिए, मिड डे मील स्कीम को और अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, रादर देन यू सेइंग कि भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कंडक्ट हुआ था पेंडेमिक से पहले, उसने बताया था कि 20% से भी ज्यादा बच्चे जो 5 साल से कम है वो इतने वेट नहीं है उनका जितना होना चाहिए। तो इसलिए डिस्कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। पीटी के क्वेश्चंस भी आपसे यही जानना चाहते हैं। अगर हम बात करें बीजिंग की शेडो में इंडिया और यूएस रिलेशंस की, तो मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि 1940s में जब चाइना को कोई नहीं पूछ रहा था तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, इंडिया ने उसको बैकिंग दी 1949 के बाद। 1970s के अंदर जब यूएस एंड कम्युनिस्ट चाइना एक साथ आ गए तब इंडिया ने यूएसएसआर का सपोर्ट लिया, काउंटर करने के लिए इंडिया यूएसएसआर के साथ था। 1980s में जब इकोनॉमिक एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और ह्यूज कमर्शियल टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप शुरू हुई, वो 90s तक चली गई, तो इंडिया उसमें साइडलाइन हो गया। 21st सेंचुरी के अंदर यूएस को जब पोटेंशियल थ्रेट लगा चाइना कि भैया पोटेंशियल थ्रेट बनने जा रहा है, तो उसने फिर अपने डिसीजन को चेंज करना शुरू किया, और चाइना जो है पहले तो उसको रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनने की बात की गई, लेकिन अब जब समझ आया कि वो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर नहीं बनेगा, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसकी जो है ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन सोसाइटी की नहीं लेकर आएगी, और चाइना जो है अपने आप में इररिस्पॉन्सिबल रॉ स्टेट बनेगा, चाइना जो है साउथ चाइना सी के साथ भी, और चाइना वर्ल्ड के अंदर भी मिलिट्रली और सिविल सोसाइटी के एंगल से भी जब करेगा, स्पेशली अंडर द जी जिनपिंग, तो अब चाइना के एंगल के हिसाब से यूएस ने अपनी पॉलिसी को, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को चेंज किया। रशिया पोजेज इमीडिएट थ्रेट, चाइना पोजेज पोटेंशियल थ्रेट। चाइना इज द ओनली कंट्री जो इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप कर सकता है, जिसकी इंक्रीजिंगली डेमोक्रेटिक तो एक मतलब सूडो डेमोक्रेटिक है, लेकिन इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल पावर जो है अगर उसकी बढ़ गई, इट विल बी चेंजिंग द होल सिनेरियो। दैट इज व्हाट अमेरिका बिलीव्स। दैट इज व्हाई इंडो पैसिफिक के अंदर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिया टू बी पार्ट ऑफ सच कंट्रीज। इस एंगल से अगर आप देखोगे तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप आपको कुछ और ही दिखाई देगा, यानी कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप कभी भी बहुत स्ट्रीमलाइंड या कभी भी इक्वल नहीं होने वाली, क्योंकि चाइना इज नॉट गोइंग टू गिव स्पेस टू इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडियोलॉजिकल एंगल से यूएस इज गोइंग टू सपोर्ट इंडिया। आइडियोलॉजिकली यूएस वांट्स इंडिया टू बी इट्स पार्टनर इन मेनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज। तो फर्स्ट पॉइंट है चाइनीज सिस्टम अगर वो सुपीरियर हो गया वेस्टर्न सिस्टम से, तो यूएस पावर विल बी डिमिनिश्ड, एंड दैट इज व्हाट यूएस डू नॉट वांट एट ऑल कॉस्ट। सेकेंडली, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर इट इज नाउ स्टॉपिंग, इट इज नाउ कंट्रोलिंग, इट इज नाउ कर्टेलिंग सेंसिटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज एक्सेस टू द चाइना। सो डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि एक चीज जो दो उसमें यूज आती है, सिविलियन में भी यूज आ जाएगी, मिलिट्री में भी यूज आ जाएगी, अब उसको रोका जा रहा है। चाइना का पहले फोकस था अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने का, लेकिन अब इंटरनल इकोनॉमिक डायनामिज्म को बढ़ा रहा है, इंटरनल रिलायंस अपना ज्यादा कर रहा है रादर देन ऑन फॉरेन। आप हुआई का एग्जांपल देख लीजिए। तो वर्ल्ड की डिपेंडेंस कम करना चाहता है, लेकिन वर्ल्ड को चाइना के साथ जीना है और चाइना को जिनपिंग के साथ जीना है। तो इसीलिए यूएस इज लुकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स with countries like India, and it is making adjustments to the old model of globalization। क्या था ओल्ड मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन? यूएस सबसे नंबर वन, जो मर्जी चाहेगा अफगानिस्तान में करेगा, रशिया के साथ भी यूएसएसआर को भी दबाएगा, चाइना साइड में पड़ा हुआ है, वो ओल्ड मॉडल था। उस ओल्ड मॉडल को, आउटडेटेड मॉडल को अब चेंज कर रहा है ताकि चाइना को आउट कम्पीट कर सके। चाइना रिच कंट्री बनती जाएगी, चाइना का पावरफुल मिलिट्री बनता जाएगा, तो इंडिया को तो है ही है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं यूएस मदद करने आ रहा है, इंडिया के लिए नहीं आ रहा है डायरेक्टली, इट इज कमिंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन हेजीमोनी, प्रोटेक्ट इट्स ओन कमांड एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। तो यूएस चाइना डायनामिक्स से इंडिया को भी बेनिफिट है, और जो है आप कह सकते हैं इंडिया का मॉस्को यानी रशिया के साथ तो रिलेशन है ही है। So today Indian and American policies are converging for the first time in such a way that they are now moving in one direction। सस्पिशन जो इंडिया का हमेशा यूएस के लिए रहा है वो भी बहुत कम हो गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। और इन आइडियाज को आप, जब बात आती है कि इंडिया यूएस, चाहे फिर अफ्रीका की तीसरी बात हो, तब भी आप इसको लेके आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे बोलूंगा कि आंध्र प्रदेश ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किया टीचर अटेंडेंस के लिए, क्या उससे एजुकेशन रिफॉर्म होगी, क्या नहीं होगी? ये एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा ऐसा कहना है, और टीचर स्कूल में आएंगे, टाइम से आएंगे, और उनकी उनकी जो है उनका अटेंडेंस से लेकर उनकी प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन लेकिन आप ये मानिए, क्या टीचर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम से क्या आप बिल्कुल उसको मोटिवेट कर सकते हैं? क्या उसको इंसेंटिव देकर आप बहुत राइज कर सकते हैं? क्या उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को और उसकी लर्निंग जो इंक्वायरी ड्रिवन होती है टीचर की, वो आप कैसे कर पाएंगे? क्या उसको इस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन के अंदर अगर आप जो है पुश करके करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? क्या टीचर के एब्सेंटिज्म इस तरीके से बंद हो जाएगी? क्या सर्वेलेंस सिस्टम से टीचर जो है वाकई बहुत ही कंप्लाई कर पाएंगे? पंचायत की स्क्रूटनी भी आप करना चाहते हैं, तो ऐप बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो फंडामेंटली जो है वो हेल्प नहीं कर सकता। लॉन्गर रन में आपको जो है टीचर, पेरेंट्स, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, इनका इंटरेक्शन होना चाहिए। एजुकेशनल कमिटी के अंदर गोल होना चाहिए कि हम नेचुरली और हम पॉजिटिवली इस चीज को करें। टीचर्स की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जगाता है जो, और जो स्पिरिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जगाता है, वो फिजिकल प्रेजेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरली फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो इस ऐसा कहा भी गया है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स की 1983-85 की रिपोर्ट है। नेशनल कमीशन एनसीएफ ने जो है 2005 और एनसीएफटी 2009, सब ने ये कहा है कि ये टीचर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई केज एम्प्लॉयज नहीं है। उनकी प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी टीचर जो है वो क्राइसिस में साइलेंट नहीं हो सकते हैं। टीचर को नेचुरली अंदर से जाग के काम कराना होता है। तो क्या वो आप ऐप से करा पाएंगे? जस्ट एन एग्जांपल। एथिक्स की केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी थिंकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया डायरिया का। सिर्फ क्या मिलाकर उन्होंने बोला, भाई आप जो है ओरल, जिसको हम रिहाइड्रेशन थेरेपी भी कहते हैं, उन्होंने एक चीप एंड टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एनीवन, उन्होंने इस चीज को बढ़ाया। टेबल सॉल्ट, नमक ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, कमर्शियल ग्लूकोज ले लो और क्लीन वाटर में उसको मिला दो, ओआरटी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बना दी। उससे उन्होंने 30% से लेकर 3.6% तक डायरिया को कम किया। जब कॉलरा भारत में 1971 में, जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की डिफीट और पाकिस्तान लिबरेशन वॉर जब हो रहा था, तो मिरेकल क्योर किया उन्होंने। एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग फैंटास्टिक एंड अमेजिंगली एप्रिशिएटेड। जनरल स्टडीज पेपर 3 में जो सिक्योरिटी का पेपर है, उसमें जब डिफेंस इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की बात आती है, या उसमें बात आती है कि भारत जो है वो कोस्टल मैनेजमेंट को कैसे करेगा, भारत जो है, भारत के पास डेटरेंस क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये अरिहंत का पढ़ेंगे, अरिहंत का जो अभी हुआ है, जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्शन से। पीटी के एंगल से बोलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके पास एसएलबीएम है। 6 कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया है, प्लस P5 है, और इंडिया है। 5 परमानेंट मेंबर्स, एंड आप कह सकते हैं कि +1 अपार्ट फ्रॉम इंडिया। और +1 में कौन है? नॉर्थ कोरिया है। हाई एक्यूरेसी है, बिल्कुल सही बात है। क्या वो सेकंड स्ट्राइक के लिए अमेजिंग है? बिल्कुल अमेजिंग है। क्या उसको डिटेक्ट करना पाना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, पानी के नीचे रहेगा। क्या हमारा सिस्टम वर्ल्ड लेवल का है? बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का है। क्या हमारा ये शो करता है कि जो आईएनएस का अरिहंत का है, और जो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसमें जो लगा, यानी कि शिप से लेकर जो प्राइम मिनिस्टर तक जो कमांड सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड सिस्टम, क्या वो मॉडर्नाइज्ड और अमेजिंग है? बिल्कुल है। तो यानी कि एक तरीके से डायलेक्टिकल अप्रोच है, वहां अच्छा तो यहाँ भी अच्छा। तो इंडिया को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी उसकी रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर रेंज है। चाइना के मुकाबले देखें तो हम पीछे हैं, क्योंकि 6,000 टन का जो ये जहाज है, और जो इसकी रेंज, जैसा मैंने बोला कि 15 SLBM है, इसमें 750 के आसपास की रेंज है, शॉर्ट रेंज है। चाइना की रेंज तो ज्यादा है। तो इंडिया वर्क कर रहा है अरियंत के साथ, ताकि 3500 यानी 3500 किलोमीटर की जब हम मिसाइल बना लेंगे, तो उसको आप कहोगे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और जब 5000 से ज्यादा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? वो तो क्या हो गया? आप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। अरे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखिए ना, तो 5000 में कॉन्टिनेंट्स आ गए, 3500 में आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आ गई। तो यानी कि इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि डेटरेंस कैपेबिलिटी है। पहले तो हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमें स्ट्राइक करेगा तो फिर हम जो है स्ट्राइक करेंगे। तो अपने आप में सामने वाले को डरना चाहिए। उसका एक पिरामिड है पूरे तरीके से ये, यानी जहाज से लेकर नेशनल कमांड सिस्टम से लेकर जो पूरा सिस्टम बना, इट इज अ लॉन्ग एंड वेरी वेरी कमिटेड जर्नी। क्योंकि चाइना तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद, जो चाइना ने जो है 1964 में बना था, और SLBM जो हम कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार किया था 1700 किलोमीटर का 1982 में।
तो पीएलए जो नहीं, पाकिस्तान जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, उसका तो अपना एक पूरा टेक्नो स्ट्रेटेजिक उसका इंस्ट्रूमेंट है और पूरा सिस्टम है। उनकी अपनी लड़ाई चल रही है कि हम 9000 किलोमीटर तक का बनाएंगे। टेस्ट कर पाए थे, लेकिन आप साल देखिए ना, 82 और 2020, 40 साल लग गए। तो इसलिए हम भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमारे अपने सक्सेस मॉडल्स हैं, हमारे अपने ज़रूरतें भी हैं। तो हमारा हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो डोमेन जो चेंज हो रहा है, यूएस चाइना का जो कॉन्टेस्ट, अभी मैंने 2 मिनट पहले जो बात की, उसको इसी एंगल से देखिए, तो आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी, इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स की वैल्यू समझ आएगी। तो एक तो ये अरिहंत हो गया स्ट्रेटेजिक, इसके अलावा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एयर में क्या स्ट्रेटेजिक है हमारे पास। हम बार बार बात करते हैं हमने ये ले लिया, हमने हम स्ट्रेटेजिक पावर है। फिर आपको सोचना पड़ेगा लैंड में हम क्या स्ट्रेटेजिक है, तीनों को मिलाइए, 150-200 वर्ड का एक आर्टिकल सा छापिए माइंड में और उसको लिखिए और काम खत्म। जनरल स्टडीज पेपर 3 के टॉपिक से उसको लिंक करके काम खत्म। सिमिलरली अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूं जिसमें पेपर जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरपोल पे तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरनेशनल पोलिसिंग सिस्टम का आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इंटरपोल काम कैसे करता है, तो आपको इससे में और आपकी थिंकिंग में और आपके थोड़ा सा ग्लोबलाइज्ड पॉलिश आइडिया में जरूर फर्क आएगा कि भाई जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे फिर वो स्मगलिंग है, काउंटरफिट करेंसी है, चाहे उसके बाद जो है इलिसिट नेटवर्क्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, सारी चीजों में आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए। उसमें इंटरपोल का रोल आता है। हिंदी मूवीज में बार बार दिखाते हैं इंटरपोल इंटरपोल, तो रेड नोटिस जारी करता है, लेकिन जब तक दो कंट्रीज का बायलैटरल रिलेशन ठीक नहीं होगा, दो कंट्रीज में बॉडीज में आपस में हामी नहीं होगी, तो फिर इंटरपोल कुछ नहीं कर सकता। इंटरपोल जो है उस फैसिलिटेटर है, इंटरपोल के पास डेटा बेस है, इंटरपोल के पास एक तरीके से एक तरीके से वो हब है। साइबर इनेबल्ड जो अभी क्राइम हो रहे हैं, या फिर जो डीएनए प्रोफाइल है, फेशियल रिकॉग्निशन है, पूरे वर्ल्ड के जो भी क्रिमिनल्स हैं, उसका इंटरपोल के पास अगर डेटा है तो वो इंटरनेशनल क्राइम को रोकने में मदद कर सकता है। सो इंटरपोल जो है अपने आप में, इंडिया उसका एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेंबर है। इंटरपोल अपने आप में एक बॉडी है, और इंटरपोल, सीबीआई और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर 2015 में इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फोकल पॉइंट कॉन्फ्रेंस की थी। अभी भी इंटरपोल की दोबारा होने जा रही है, तो इसीलिए ये अब बातें हो रही हैं। लेकिन इंटरपोल डायरेक्टली अपने आप कुछ नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इंटरपोल जो है उसके पास सिस्टम है, 24/7 इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्रूशियल इंटेलिजेंस इनपुट दे सकता है, पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको असिस्ट कर सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है सीबीआई की तरह। उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, बैक एंड टेक्निकल असिस्टेंस देना है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। वो कोई जो है, कोई अगर आपका दाऊद इब्राहिम से लेकर आपके कोई भी अगर भाग गए हैं कुछ है, तो उनको डायरेक्टली इंटरपोल जाके नहीं पकड़ लेगा। इंटरपोल सिर्फ जो है आपको मेंबर स्टेट को रिक्वेस्ट कर सकता है। इंटरपोल अपने आप कुछ नहीं कर सकता। डिजायर्ड लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है, बाकी तो सब आपको पता ही है। तो इंडिया का आप कह सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इंडिया का वैसे भी स्किल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हुआ है, सीबीआई ट्रेनिंग अकेडमी हमारी है, उसको आप देखिए है कहाँ पर, वो उसकी वो सीबीआई ट्रेनिंग अकेडमी का जो सेंटर है वो कहाँ है। तो ये सारी बातों के कारण, क्योंकि इंटरपोल जो है 2023 में 100 साल का हो जाएगा, इसीलिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। तो इसमें से बहुत ज्यादा तो आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन आपकी सोचने के बाद जो क्वेश्चन एक्चुअल में होगा उससे आप जरूर लिंक कर सकते हैं। चाहे फिर वो पॉलिटिकल साइंस की बात करो, चाहे फिर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, चाहे फिर वो साइकोलॉजी की बात करो, चाहे फिर वो सोशियोलॉजी की बात करो, इन सारे ऑप्शंस में आई थिंक कुछ ना कुछ हो सकता है। FATF में बहुत समय से है पाकिस्तान, उसकी ग्रे लिस्ट में वो हटने जा रहा है। तो प्रोबेबली इट इज कमिटिंग इटसेल्फ की ग्लोबल वॉचडॉग जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्ट फंडिंग का, फाइनेंशियल वॉर, ये जो है इसको अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया। पाकिस्तान रेगुलेटरी, फाइनेंशियल और जो है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशियल, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, इन सब में थोड़ा सा हेल्प कर रहा है वो FATF को, इसीलिए शायद उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। अभी हमने बात की थी थोड़े दिन पहले भी कि इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, कि भैया ये हुआ वो हुआ, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि अंडर नूरिशमेंट, वेस्टिंग इन चिल्ड्रन और स्टंटिंग इन चिल्ड्रन और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का फिगर है ये, मतलब ये क्या फैक्टर्स हैं, इन्हीं से पीटी का क्वेश्चन आया था। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेजर्स हैं इन पे इंडिया का क्या क्या रोल है। इंडिया का रेड साइन में इंडिया दिया हुआ है, आप सामने टेबल में देखिए, उसको आप एनालाइज कीजिए, खुद ही एक छोटा सा नोट बना दीजिए। और पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जस्टिफिकेशन के ऊपर, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हंगर को मेजर करने का कोई एकदम साइंटिफिक ऐसा वो नहीं है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड का क्वेश्चन करता है, लेकिन पॉजिटिव एंगल से हमें देखना चाहिए। इंडिया को टेंट करने का वी डू नॉट थिंक कि डायरेक्टली किसी को कोई शौक है। कामी काजे ड्रोन्स,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कामिकाजे ड्रोन जापानीज अन आप कह सकते हो जापानीज पायलट्स के लिए यूज किया जाता था, जो कि एक्सप्लोसिव लेडन प्लेन्स को लेकर दुश्मन के यहाँ गिरा देते थे। एक बार आप गूगल कीजिए कामिकाजे ड्रोन्स, आपको समझ आएगा। इसका अभी क्यों आए चर्चा में कामिकाजे ड्रोन्स, क्योंकि कामिकाजे प्लेन्स जैसे जापानीज सुसाइड पायलट्स करते थे, वैसे ही ड्रोन्स अभी आए और उन्होंने कीव के अंदर अटैक किया। और अगर हम बात करें इकोनॉमी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं आपसे बात करूं, एमपीसी का कहना है कि भाई जो आज इन्फ्लेशन है, अगर उसको भी आपको 1 साल बाद कम करना है तो उसका एक्शन अभी लेना चाहिए। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है, लेकिन उसका टाइमली एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज ही एक्शन लिया और वो 1 महीने में 2 महीने में दिखाना लगे, कि 6 क्वार्टर लग जाते हैं किसी भी पूरे के पूरे पॉलिसी एक्शन को शो करने में। दैट इज द वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन जो है वो होएगी, उसमें टाइम लगेगा, एंड इट इज गोइंग टू टॉलरेंस बैंड में आएगा, बट देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। वो फूड इन्फ्लेशन है, वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो उसके बाद डॉलर का एप्रिसिएशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको स्क्रीन को पढ़ सकते हो, वीडियो रोक कर आप पढ़िएगा, और आपको अगर हाईलाइटेड पोर्शन में कोई की पॉइंट दिखाए दे तो यू डेफिनेटली कैन ऑलवेज राइट बैक टू मी टू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम दिस पेपर वी कैन से। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेपर इससे पहले देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस एक्सपो में जो अभी हुआ, हम इसको एक तरीके से जनरल स्टडीज के डिफेंस एंगल से देख सकते हैं कि एरोस्पेस और डिफेंस में इंडिया क्या करने जा रहा है। हाइब्रिड मोड जब हम बात करते हैं तो बात हो रही है कि एक से ज्यादा तरीके से उसका यूज आना, एक से ज्यादा तरीके से उस चीजों को होना। तो इंडिजनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट इन डिफेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियनाइजेशन का मतलब हुआ कि हम वो टेक्नोलॉजीज को इंडिया में खुद बना रहे हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। इंडिया जो है 11% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट का अभी भी मालिक है, लेकिन सेल्फ रिलायंस जब होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, प्रोटेक्टिव आइटम हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए। लेकिन हेलीकॉप्टर्स हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए, ये हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। ये जो है बहुत समय लगेगा इसमें। मिसाइल्स हो गए, शिप्स हो गए, सबमरीन, ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया का सॉफ्ट पावर है और जियो पॉलिटिकल एज है, इसीलिए हम इंडिया डील्स में इंडिया आगे बढ़ सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हम टाइम के साथ बढ़ा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। हमारे LRU, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स एंड असेंबलीज, यानी कि जो कंपनी जो मतलब फैक्ट्रीज के अंदर सिस्टम होना चाहिए, वो हमारे धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन और बढ़ रहे हैं। हम हायर हायर यू नो वॉर हेड्स को हम बना रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें उसके लिए समय लगेगा। वी नीड मोर फंडिंग, वी नीड मोर टेक्नोलॉजी, वी नीड मोर मैन पावर, वी नीड मोर स्किल्स, एंड वी नीड मोर डेडिकेशन अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजी, एंड ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग में भी हम कुछ ना कुछ करने लगे हैं। हमारे पास मिसिंग लिंक्स हैं, लेकिन हम फिर भी अभी पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट नहीं है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने चाहिए, FDI की छूट मिलनी चाहिए, और नॉलेज गैप को खत्म होना चाहिए। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के PSU हैं और प्राइवेट सेक्टर है और इंटरनेशनल बॉडीज है। इसीलिए द मिलिट्री सिविल फ्यूजन इनिशिएटिव जो चाइना में जैसे सेट किया, ऐसा ही हमें भी कुछ करना चाहिए, ऐसा ही हमारा सिस्टम भी होना चाहिए। सो इनोवेशन की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरबस का मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था। इंडिया ने 56 एयरबस लिए, और AVRO फ्लीट को एयरफोर्स की जो है उसको चेंज करेगा वो, उसकी लेगेसी को बदलेगा वो। मेक इन इंडिया के डोर खुल रहे हैं पहली बार प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा हमने शुरू में बात भी की थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इंडिया में लोकली बनने लगे हैं। पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा इसका कि ये इंडिया में बन रहा है, इंडिया में नहीं बन रहा है। तो शक्ति इंजन के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 5.8 टन के क्लास के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है एरियल और ग्राउंड कैपेबिलिटी के साथ हो चुके हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए कि इंडिया में एक्चुअली इंडिजिनस तरीके से कौन कौन से डिफेंस के वो बन रहे हैं। ये आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, और किसकी मदद से, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL, वो भी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहा है, वो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है। जैसे ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, फिलीपींस, हंगरी, कैमरून, उनके जो है डिलीवरी दे रहा है वो। छोटी छोटी चीजें जो भी क्रिटिकल इनपुट्स हैं वो हम पूरा करके दे रहे हैं। शैलो बोट्स हैं, उसके बाद जो है कहना चाहिए कि ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि बड़े किसी सिस्टम को क्रिएट करने में मदद होती है, उनको हम कर रहे हैं। तो मजगांव टॉक इसके लिए हेल्प कर रहा है। उसके बाद अपने आप को
हम मौका दे रहे हैं कि भाई लाओ जहाज लाओ, सबमरीन लाओ, हम ठीक करेंगे, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल लेके आओ, उसको हम ठीक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर पावर व्हीकल्स को लेके आओ, एयरपोर्ट को लेके आओ, हैवी इंजीनियरिंग वर्क को लेके आओ, उसको भी हम ठीक करने को तैयार है। ऐसे ही ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मोस जो है वो सिल्वर जुबली बना रहा है, तो ब्रह्मोस प्लीज देखिए, ब्रह्मोस मॉस्को रिवर, गंगा टू मॉस्को रिवर की बात थी कि यहाँ से वहां तक जा सकता है, और आप देखिए कि उसके अंदर इंडिया का रोल क्या है और मॉस्को का रोल क्या है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है, वो मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कोऑपरेशन तो है, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेक इन इंडिया जॉइंट वेंचर था वो। तो इसको आप देखिए, इसको समझिए, और इसके अंदर ये देखिए कि कोई अगर न्यू न्यू चेंजेस आए हैं तो वो क्या है। सिमिलरली आईएनएस विक्रांत, मैं आपको पहले ही बताया, इंडिया नेवी का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर, मैंने आपको बताया। जब फुली ऑपरेशनल होगा तो क्या क्या उसके अंदर होगा, देखिए आप, M29 फाइटर होंगे, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH60R यूएस ओरिजिन है ये, ALH एडवांस लाइट इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LCA भी होगा, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़। ये देखिए, आप जहाज को देखिए और इसको समझिए। सिमिलरली अगर हम इंडियन डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या क्या एरिया है, मेंस के अंदर क्वेश्चन में आप वर्ड डाल सकते हो, रिकॉनेसा है, कमांड एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी है, अनमैन्ड रोबोटिक सिस्टम्स है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स। तो ये सारे कीवर्ड अगर आप डालते हैं तो आंसर में डेफिनेटली आपके बहुत ही ज्यादा पॉलिशिंग आएगी। तो इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है पूरा। मैंने जीएस पेपर 3 के हिसाब से पूरा कवर हो जाता है, ये अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवर हो जाता है, उसको आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। डीआरडीओ का रोल भी यहाँ पर आ गया, डीआरडीओ अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, डीआरडीओ अपने जो है, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर भी एक बार देख सकते हैं कि वो क्या क्या न्यू न्यू एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है। वॉरशिप का जैसे हमने बात की, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, और जो है इंडियन नेवी अपना, इस बार तो आया भी था खैर, the 2022 question was there in the mains examination which was talking about the navy and the marine coastal sector, कैसे हम सिक्योरिटी के एंगल से उसको रोल प्ले करती है, वो दैट वाज द क्वेश्चन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट आल्सो सेपरेटली। तो पब्लिक सेक्टर यार्ड हो गए, प्राइवेट सेक्टर का रोल हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही है, तो उसमें आपको देखना है कि मैं इस सारी चीज को होलिस्टिकली कैसे पुटअप करूं विदाउट गेटिंग टेक्निकल। टेक्निकल नहीं होना है, लेकिन आपको देखना है कि सबमरीन है, शिप्स हैं, या फिर बाकी आर्मरी है, और जैसा अभी हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, वो हमें देखना है, उसके हिसाब से आपको एक बेसिक नोट तैयार करना है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज क्या होंगी वॉर में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स, क्या कीवर्ड मैंने बोला, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें आप मिलिट्री की चीजें बदल दो तो वो हो गया इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। अभी हमने ब्रह्मोस की बात की, तो ब्रह्मोस में क्या है, स्पीड है, प्रिसीजन है, पावर है, रेंज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल मिशंस, मल्टीपल टारगेट। पीटी के अंदर लेकिन क्वेश्चन आएगा कहां से कहां तक, मतलब कितना किलोमीटर, कुछ अजीब सा बात डाला जाएगा, इसलिए इसको आप एक बार देखिएगा ध्यान से। और जो मैंने मिलिट्री इंटरनेट की जो मैंने बात की, मिलिट्री थिंग्स, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स, इसको भी आप समझिए कि इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स के मतलब मिलिट्री का सारा रोल जो अभी आप नॉर्मल जो चीज पार्लेंस में देखते हैं, जो कि रशिया और यूक्रेन में भी जो हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा और आगे ले जाइए तो आप उसको इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स के एंगल से देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इंडिया में भी चीजें चेंज हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड है, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, एंड इंडियन आर्मी जो है वो कमिटेड है इस चीज के लिए, वो चेंज लेके आ रही है स्ट्रक्चर में, कमांड में, कंट्रोल में, और साइबर वॉरफेयर के लिए रेडी कर रही है अपने आप को। क्वांटम टेक्नोलॉजी की हमने कल बात की थी, तो ये पाथवेज हैं जो नए नए क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, 5G आ रहा है, बैलिस्टिक्स आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, मटेरियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 3D वो सब आ चुका है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात हो रही है, सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो इन सब के एंगल से आपको देखना है कि मिलिट्री इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स क्या हो सकता है। कल को क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है, कल को फूड की है, सिक्योरिटी की है, सारी चीजें भी इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स से जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो चाइना यूएस क्या करने जा रहे हैं, इस एंगल से भी हमें इसको देखना है। तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए ताकि आप समझ सकें कि इसको कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं पेपर 2, मतलब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर्स एंड लेट्स सी कि वो किस एंगल से क्या पॉइंट देना चाहते हैं। So in the 18th Hindu, we have to see what are the important areas and what are the important elements we can pick up. So यहाँ पर एक न्यूज आती है कि हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट इज आस्किंग द पुलिस that it must allow T Nagar residents to get dropped at their houses in auto rickshaws। यानी कि दिवाली का सीजन आता है और
बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन होता है, और आपका जो है व्हीकल्स की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो हर साल ऐसा होता था इस केस में कि लोकल रेजिडेंट्स को अलाउ किया जाता था कि दे कैन यूज, दे कैन यूज their vehicles coming till their doorstep। लेकिन इस बार पुलिस ने क्या किया, उनको भी रोक दिया, नॉट जस्ट एवरीबडी एल्स, बट दोज हु आर, यू कैन से दोज हु आर रेजिडेंट्स, उनको भी रोक दिया। तो इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच की, और हाई कोर्ट ने फिर इस बात को लागू किया कि नहीं, आप रेजिडेंट्स को अलाउ कीजिए। उनको हाई कोर्ट ने बोला दैट पुलिस मस्ट हेल्प देम, पुलिस को ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाने चाहिए। तो इससे क्या पता चला, ये केस स्टडी हमें क्या कहती है कि सारी चीजें वर्क करती हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल है, एक सिस्टम है, सारी चीज में गलती होती है, लेकिन उसको पोलाइटली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉजिटिव अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज व्हाट ओनली आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस केस स्टडी जो हमने एक देखी। सेकेंडली, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो हम बात करते हैं कि आज का जो सिनेरियो है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो एक हिंदू में जो आर्टिकल आया है विच इज टॉकिंग अबाउट कि दैट हाउ चॉइसेस क्या क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स की। नॉन स्टेट एक्टर्स जनरल स्टडीज पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सिक्योरिटी के एंगल से अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट के एंगल से अगर मैं बात करूं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है हाइब्रिड वॉरफेयर में लग रहे हैं, डे टू डे प्रैक्टिस को डिस्टॉर्ट करते हैं वो। उसके बाद जो है वो एक डोमेन में नहीं है। मिलिट्री तो सिर्फ एक बहुत बात बोलने की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कीवर्ड की मैं बात करूं, तो साइबर थ्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल जो क्राइसिस हैं, वो अगर आप बात करें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इन्वेंशन इनोवेशंस और पोटेंशियल क्राइसिस हॉट जोन्स, ये कीवर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ज्यादा भारी भारी वर्ड्स तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ग्रे जोन ऑपरेशंस क्या होते हैं। ग्रे जोन ऑपरेशंस वो हैं जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसके बाहर जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रे जोन ऑपरेशंस। ट्रेडिशनल यानी कि जो आप उम्मीद करते हैं, भाई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, तो ये हो गए आपके ट्रेडिशनल। लेकिन जब साइबर वॉरफेयर की बात हो रही है और आप स्टेट के वाइटल फंक्शनिंग को भी आप क्रिपल करना चाहते हो, तो ये ग्रे जोन ऑपरेशंस में आ जाएगा। सेवरल चैलेंजेस हैं इसके, इसी को कहा साइबर स्पेस जो है वो, आप कह सकते हैं कि एक सुपर सेट है इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हार्डवेयर प्रोसेसर्स का और डेटा सिस्टम्स का। ये आ गई आपकी डेफिनेशन साइबर स्पेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल हो गया बहुत इंडिया के लिए। साइबर साइबर थ्रेट्स जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप जो है देश को बचा लो और बड़ा आपको दिखाई देगा, वो 24 घंटे है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है, उसकी वर्सिटिलिटी बहुत ज्यादा है, इमेजिनेटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इंडियन मिलिट्री अगर हम बात करें तो इग्नोर इसको नहीं कर रही है, वो कमांड सिस्टम, स्ट्रेटेजिक कमांड सिस्टम के थ्रू काम कर रही है। यूनाइटेड नेशंस के साथ हमने कोलेबोरेशन किए हैं, हमारे लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हम जो है अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एक्सचेंज करने की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर जो है टैक्टिक्स, जैसे चाइना यूज करता है, वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लॉन्ग टर्म में जनरल पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, नेचर समझने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ेंगे, और स्टेट को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वो प्रीडोमिनेंट पैराडाइम हो जाएगा। इसीलिए क्या एग्जांपल दें हम इसका, जैसे जेई का एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, वो अगर उसके अंदर क्योस आ जाए, तो वो भी एक तरीके से साइबर वॉरफेयर और साइबर थ्रेट का एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी अब तक जो है फुल प्रूफ समझी जाती थी कि माल प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो हाई कोर्ट के अंदर 2 बार गया ही था। तो और भी कॉन्सिक्वेंशियल क्या है कि इंटेंसिटी और स्केल साइबर अटैक्स के बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो सकता है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे फिर वो डैम मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो बाकी सारी चीजें हो। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम टोटली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन रिमोट एक्सेस फंक्शनिंग को एवरीडे लाइफ में लेके आ रहे हैं। आपका फोन अपने आप में रिमोट एक्सेस है। तो साइबर स्पेस की बैटल अब स्टार्ट हो रही है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस उसका एक इंस्टेंस है। यूक्रेन वॉर में साइबर स्पेस में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और बोथ साइड अपोनेंट्स हैं। रशिया एडमिट भले ही ना करे, बट देन रशिया इज हैविंग मोस्ट ग्लोबल नेटवर्क्स उसके अगेंस्ट हो गए हैं, तो उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। सो इंडिया को भी अपने लिए एक तरीके का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जिसको हम कहते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, वो इंडिया के साथ उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे आप पहले याद करें, तो कैम्ब्रिज का जो एनालिटिका स्कैंडल था इलेक्शंस के टाइम पे जो हुआ था, कि भाई आपने डेटा मैनिपुलेट कर दिया, आपने पहले ही देख लिया कि लोगों की सोच क्या है, आपने सारे डेटे को मिसयूज किया, और एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने बता दिया कि भाई ऐसे बोलो, ये कैंपेन होना चाहिए तो फायदा होगा। मैनिपुलेशन हो गया ना ये पर्सनल डेटा का।
तो ऐसे आपको सोचना है। तो साइबर सिक्योरिटी जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से ये बहुत ही वंडरफुल की एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको कहा। आप सोचिए कि इंडिया इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, ये हमारे सोचने की बात है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे आर्टिकल में जो बातें आई हैं, वो अगर हम बात करें कोविड-19 की बात आजकल करने बंद ही कर दी है, तो आप अगर बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट इंडिया के लिए क्राइसिस को डील करने के लिए, हमने तो उसको इफेक्टिवली यूज किया है, रिच कंट्रीज से भी ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया है। तीन जो प्रायोरिटी होती हैं, वो टारगेटेड सब्सिडीज, बेनिफिट ऑफ पुअर हम कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड रेजिलियंस इन द लॉन्ग टर्म वो भी हम कर रहे हैं, और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन वो भी हम कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। जीएसटी इसका एक एग्जांपल है। तो इंडिया ने जो है, अगर आप आंसर में भी आप लिखेंगे एग्जांपल दे दीजिएगा सीपीएचएस का, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, और जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है सीएमआई, उन्होंने कहा है कि भाई फर्क पड़ा है, पॉवर्टी में स्लिप हुए लोग, मैं मानता हूँ जीडीपी भी नीचे गया है, लेकिन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है, वो ऊपर ही जानी चाहिए। फिस्कल स्टिमुलस भी कंजम्पशन के लिए दिया है, जैसे 2 लाख करोड़ यानी 1% ऑफ आवर जीडीपी दिया है, दैट इज अ बिग बिग डील। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की वेजेस भी बढ़ाए, ठीक है करेक्शन रिक्वायर्ड थी, लेकिन फिर भी हमने फोकस तो किया है सारी चीजों को देखते हुए। तो आपको नेगेटिव की जगह आपको पॉजिटिव एंगल देखना है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर चाहिए क्या। तो गोल है जो लोगों को हाथ में पैसा देने का, वो हमने कोशिश की है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है क्या ये? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। हाउस होल्ड डिस्ट्रेस को कुछ समय तक तो दूर कर सकता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हमें बेस्ट टैक्स प्रैक्टिसेस लानी चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स को हमें और स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी जो एस्टिमेट्स के ऊपर है, उसके जो रिकमेंडेशंस हैं फिस्कल पॉलिसी और जो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनकम टैक्स के ऊपर, उनको हमें देखना चाहिए कि व्हाट हाउ वी कैन बी स्ट्रीमलाइनिंग इट मोर। और पुअर और वेरी इनइक्वल कंट्री जो हमें बोला जाता है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए कि उसको इक्वलिटी की तरफ कैसे लेके आए। यही 5 7 10 पॉइंट आपने वन 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 करके पॉइंट जो मैंने बोले, अगर आपने लिखे और इनका सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से आपने सोचा, तो आई एम श्योर वी आर डेफिनेटली थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा, अगर मैं डॉलर की बात करूं, तो स्ट्रेंथन डॉलर जो है वो फॉरेन रिजर्व्स को हम बार बार चर्चा करते आए हैं कि वो दूसरों के जो रिजर्व्स हैं उनको श्रिंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ आपको चार्ट दिखाऊं, तो आप देखिए चार्ट में आपको देख के पता लगेगा कि भाई फॉरेन रिजर्व्स के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स हैं कंट्रीज के, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज वी आर टॉकिंग, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो जो हैं डॉलर के स्ट्रेंथ होने के कारण वो जो है बढ़ रहे हैं। मतलब डॉलर बढ़ता जा रहा है, और जो उनका जो आई मीन टू से जो उनका लेवल है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कम हो रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम पहले भी इसको देख चुके हैं इसके अंदर। और मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई ये चीज हमने पहले अपने लेक्चर में डिस्कस ना की हो, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू थ्रू द चार्ट। तो चार्ट आप देखिए, टेबल देख के आपको पता चलेगा कि जापानीज येन ऑल टाइम 24 साल के लो पे है, और स्वीडिश करोना कहाँ है, पॉलिश ज़्लॉटी कहाँ है, थाई बाट कहाँ है, तो आपको नाम पता चलेंगे। और ये आपको देखिए, मैं आपको जो कर्सर इशूइंग कि कैसे फॉरेन रिजर्व बिलियंस के अंदर कैसे चेंज हो रहा है। इंडिया का फॉरेन एक्सेस रिजर्व 2 फैक्टर्स हैं, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और थ्रू वैल्यूएशन ऑफ लॉस एंड गेन, दोनों एंगल से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम नीचे बात करें, तो नीचे वाला आप देखो, जो चार्ट नंबर 4 है, that is also, and chart number 3 is also showing, chart 3 showing कि मंथली लेवल इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व का दिखा रहा है, और चार्ट नंबर 4 दिखा रहा है आपका जो 2 फैक्टर हैं आपका, जो मैंने अभी कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और वैल्यूएशन ऑफ लॉस एंड गेन। ये लॉस एंड गेन की बात है, ये बीओपी के थ्रू है। तो ये इतना ही हमें चाहिए, इतना ही अगर आपने समझ लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप फॉरेन करेंसीज के नाम देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम हेयर will help us in taking up other key areas, other key elements, because हमने इसका कवर कर लिया। So I'm taking you to the next paper. So all papers are important, but some are more important than others, and that is why we are scanning through different newspapers so as to link it with the general studies, both prelims and the mains examination, and you are able to write down the key facts without any nonsense. दैट्स व्हाट आई कैन से। तो वुमेन को हर 100 जॉब में मात्र 21 जॉब ही मिली है, ये हम कह रहे हैं।
इंडिया में हर 100 जॉब में वुमेन को देखिए आप कितना। आईटी हैड हायर शेयर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंजम्पशन, फार्मास्यूटिकल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरीज और ऑटोमोबाइल्स। ये आप देख लीजिए वुमेन का शेयर। ये काफी है जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल या बाकी जगह भी आपको अगर डेटा यूज करना है, दैट इज वंडरफुल। तो वुमेन का शेयर लोएस्ट है पेंडेमिक में। पेंडेमिक के बाद अगर देखें, लेस देन 25% ऑफ द वर्कफोर्स। फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखिए और 2022 में देखिए वो बढ़ा है, लेकिन तो इसका मतलब कोई एक पैटर्न नहीं रहा है कि लगातार घट गया या लगातार बढ़ गया। ऐसा नहीं रहा है, कारण हमारे सामने है। सोचने वाली बात ये कि बढ़ाया कैसे जाए। क्वेश्चन इज ये बढ़ाया कैसे जाए, ये आपको सोचना है। जितने मैंने लेक्चर्स अब तक लिए, उन लेक्चर्स में जो मैंने आपके साथ आइडियाज थ्रो किए, उन पर आप सोचिए कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? वुमेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो फुलफिल करके हम उनको लेके आ सकते हैं? कैन वी ब्रिंग देम यू नो टू द टॉप? डिफेंस एक्सपो की मैंने ऑलरेडी बात की है, तो इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट हेयर। ये देखिए पूरा एकदम डिफेंस एक्सपो का पूरा जो हमने पहले ब्रह्मोस की बात की थी, ब्रह्मोस के यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा डिटेल आए हैं। और बाकी जो है कंट्रीज, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, वो जो ब्रांड है, उसका भी एक चर्चा की गई है। आप उसकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो कि भाई कैसे ये क्या कितना काम का है, क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ओपिनियन पेज पे, if there is anything important we are picking it up. Yes, this is a very very important article. वेल्थ एंड वेलनेस रेगुलेशन, ये भी बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक्स, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं कहूंगा, बट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। रेगुलेशन क्या होता है पहले इसने बताया है कि रेगुलेशन, भाई देख, रेगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ स्टेट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स। तो फाइनेंस में हम, आप बताओ रेगुलेटर्स के नाम। आरबीआई भी अपने आप में एक रेगुलेटर है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। सीसीआई अपने आप में एक रेगुलेटर है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेबी भी अपने आप में एक रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो है आप लगाइए कि वेल्थ रेगुलेटर्स की जब हम बात करते हैं, ये जो है उसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड है इंडिया का। डायरेक्टली रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें रोल है। रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट कमिटीज की उसमें डाली जाती है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये भी आपको पता होना चाहिए, एफएसएलआरसी पीटी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर भी वैसा ही है? द आर्टिकल इज आस्किंग हेल्थ सेक्टर क्या वैसे ही रेगुलेटेड है? मार्केट फेलियर अगर उसमें है तो कैसे है? एक्सटर्नलिटीज या प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स है कि नहीं है? हेल्थ केयर अभी भी हमने बात की थी, जो गाम्बिया में जो हुआ, ड्रग रेगुलेशन है, हेल्थ रेगुलेशन है? क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है। हेल्थ जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों में है। सिर्फ हम यूनियन पे फोकस करेंगे तो इंडिया का स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है होनी है उसके अंदर, और वो फूड सेफ्टी के लिए भी एफएसएसएआई भी रेगुलेटरी बॉडी है। पर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो सेफ्टी ऑफ ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, उनका भी प्राइस का भी, ये भी आपने बात, हमने बात थोड़ी देर पहले की थी कि एसेंशियल ड्रग्स के एसेंशियल लिस्ट एक आती है प्राइसिंग के लिए, वो हमने की। तो यानी कि बहुत ही स्किल इंटेंसिव है हेल्थ केयर का नेचर। रेगुलेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। उसी हिसाब से मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनका भी रेगुलेशन होना चाहिए। एक सेपरेट रेगुलेटर है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का। जैसे आप देखिए इंडिया के जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्पीच का है, चाहे फिर वो हियरिंग का है, चाहे फिर वो इन सब के आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आई थिंक वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, 9 रेगुलेटर्स हैं एक तरीके से अगर हम वेलनेस सेक्टर की बात करें। लेकिन इतना होने के बाद भी फाइनेंशियल सेक्टर तो बेटर प्रिपेयर्ड लगता है। और जो है हमें ये नहीं लगता, पहला पेंडेमिक का एग्जाम्पल ले लीजिए हेल्थ सेक्टर का। दूसरा, स्टेट इंटरवेंशन जो है वो बहुत अच्छे से जो है सारी चीज को बेस्ट लेके नहीं आता। वेल डिजाइन स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज और ऑटोनोमस जो एम्पावर्ड हैं, अकाउंटेबल हैं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं आता। यानी कि इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है। हेल्थ में, हेल्थ का अभी भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो चल रहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की जो बात है उसके लिए अभी तक वहां चल रहा है। वो भी आप देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो क्रिएट हुआ था 2019 में, लेकिन पूरे के पूरे क्या इश्यूज रिजॉल्व हो गए? ऐसा नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा, सेबी भी क्रिएट हुआ लॉ के द्वारा, सेबी मिनिस्टर फाइनेंस ने अप्रूव किया। लेकिन हम जब बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, क्या वो उसी लेवल पे कभी हो पाएगा या है? जैसा मैंने अभी आपसे कहा, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो वेलनेस रेगुलेटर्स को भी गवर्नमेंट को उसी तरीके से
गाइड करके, लीडरशिप प्रोवाइड करके, उसको जो है मेडिकल मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करके चाहिए कि उसको उस लेवल पे लेके आए जो जैसे फाइनेंशियल, जैसे फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स के लिए भी हमें चाहिए। रेगुलेशन ऑफ वेलनेस जो है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि फाइनेंशियल रेगुलेशन है। ये आर्टिकल ने बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्यूटीफुली आर्ग्यू किया। तो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस दैट। सेकेंडली, अगर मैं इंडो पैसिफिक की बात करूं, जिसमें प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन ज्योग्राफिकल एंगल से आएगा लेकिन मेंस में आ सकता, तो इंडो पैसिफिक जब आप बात करते हो तो है क्या वो? यानी एक इंटरकनेक्टेड है पावर, सी और ट्रेड, यानी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी रूट्स आप खोल के देखो, प्राइमरी रूट्स हैं ट्रांसपोर्ट के, रिसोर्सेज और एनर्जी के, और इंडिया का इसीलिए बहुत ही ज्यादा रोल है। तो बीजिंग वरिड है उसके रिसोर्सेज जो हैं वो मलक्का स्ट्रेट से जब गुजरते हैं, यूएस का प्रेजेंस अगर वहां ज्यादा हो गया और ऊपर से अगर उसका कंट्रोल नहीं रहा तो उसको लगता है कि गड़बड़ है। इंडिया, इंडो पैसिफिक में अगर आप समझोगे तो इंडिया जो है, आप लगा लिए, इंडिया जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा स्ट्रेटेजिक, हमारा डिफेंस, हमारा सिविलियन सिविलियन रोल, सारा का सारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो बिहेवियर है वो बहुत ही पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। इंडिया इज नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। इंडिया की पॉलिसी जो है साउथ ईस्ट एशिया के लिए सिंस इंडिपेंडेंस इट हैज बीन ए वेरी वेरी पॉजिटिव। तो इंडिया के परसेप्शन लेकिन टाइम के साथ चेंज हुए हैं। हम ईस्ट एशिया समिट का पार्ट हो सकते हैं, हम आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सपोर्टिव भी हैं ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के और इवन इंडो पैसिफिक के भी इन सो मेनी वेज। और इंडिया अभी एक डोमेस्टिक पावर से लेकर एक एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में भी राइज कर रहा है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से उसका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। तो चाइनीज लीडरशिप जो है इंडिया को इक्वल मानता ही नहीं है और इंडिया को लिमिटेड रोल देता है। लेकिन इंडिया और जापान के टाइज जो हैं, इंडिया यूएस के टाइज जो हैं, जो हमने पहले भी बात की थी, उससे हमें पता चलता है कि जो आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी जो एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया जापान ने दिया, उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है चाहता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, चाइनीज असर्शन को रोकना होगा, जैसे मैंने बात की। तो इंडिया अल्टरनेटिव बन रहा है। इंडिया वियतनाम रिलेशंस में अगर आप एग्जांपल दें तो इंडिया वियतनाम रिलेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का उस एरिया के लिए हो रहा है, सिर्फ वियतनाम वियतनाम के लिए नहीं। तो इंडिया इज यू नो पोटेंशियल अल्टरनेटिव साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जब बन सकता है जब जो है वो चाइना को सिर्फ बैलेंस ही ना करे, वो एक नया पैराडाइम भी शिफ्ट करे। वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आइडिया जो इंडो पैसिफिक का वो इवॉल्विंग है और उसको सब अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इंडिया चाइना को रिप्लेस करने नहीं जा रहा है, इंडिया चाइना को शायद सही रास्ता दिखाने में थोड़ी मदद करे। तो ये एक ओरिएंटेशन है, ये कुछ आइडियाज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसमें यूएस का रोल भी है, ऑस्ट्रेलिया का रोल भी है, जापान का रोल भी है। आप इसमें लाइए, इसमें ट्रेड लाइए, इसके अंदर आप ट्रेड के अलावा आप इसके अंदर जो है मिलिट्री लेके आइए, आप इसके अंदर जो है ज्योग्राफी लेके आइए, आप इसमें क्लाइमेट चेंज लेके आइए। आप सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ कुछ पढ़ा हुआ है आपने और आंसर से वो रेलेवेंट नहीं है, वो आइडियाज आपके कभी भी अप्रिशिएट नहीं होंगे। दे विल बी मेयरली स्कॉलेस्टिक और बुक लाइक अप्रोच होगी, वो एग्जाम में बिल्कुल कामयाब नहीं होती। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये देखिए बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है जो आपको प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के लिए बेसिकली मैं कहूंगा, मेंस में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ आप ओरिएंटेशन समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद गूगल करके पढ़िए कि चीजें किस प्रकार से चेंज हो रही हैं। ये देखिए, आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल इन औरंगाबाद इन महाराष्ट्र कि कैसे जो है चीजें चेंज हो रही हैं। देखिए, सेक्शन ऑफ समृद्धि एक्सप्रेसवे है ये, जो कि औरंगाबाद में दिखा रहा है कि कैसे हिल को काट कर 110 110 फीट और अबाउट 3.5 किलोमीटर्स का वो जो स्ट्रेच है, कैसे उसको क्रिएट किया गया है। जो ग्रेडियंट और स्लोप्स हैं, कर्व्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए किया गया ताकि वही उनकी स्पीड रहे। दूसरा, आप यहाँ देखिए, जो ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास है, दौलताबाद फोर्ट, दौलताबाद फोर्ट के बारे में भी आप 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा। तो दौलताबाद फोर्ट के पास जो है उसको एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पास दिया गया, जिसके अंदर आप जो है आप ये थाने और ये थाने नागपुर थाने और नागपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच की बात हो रही है, दौलताबाद बीच में आता है। तो कैसे वो हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्जाम्पल है। तीसरा, आप नीचे भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 13 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद दिस सर्कुलर इंटरचेंज सावांगी दैट क्रॉसिंग वेयर औरंगाबाद जलगांव सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे दैट गोज वाया अजंता पासिस बिलो। देखिए आप किस तरीके से हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। सो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, इंटेलिजेंट वर्किंग आ रही है। दैट इज वाई आई वांटेड यू टू टेक इट एज अ पॉजिटिव लर्निंग
ताकि आप खुद भी सोचें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि वो थिंकिंग बेस्ड हैं, रटे हुए क्वेश्चंस बहुत थोड़े हैं। तो थोड़े बहुत जो आएंगे उसे हर कोई कर ही लेगा। बाकी क्वेश्चन ये है कि थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड द सक्सेस डोमेन। दूसरा अगर मैं बात करूं HDI की, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो HDI की बात है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया ने आखिर HDI में, इंडिया का जो इंडिकेटर है, जीडीपी के बाद हम HDI की बात करते हैं, यूएनडीपी उसको रिलीज करता है। इंडिया का 132 रैंक है 188 के। इंडिया ने रैंक पिछले 2 डिकेड से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं किया। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ है, उसके बाद आपका स्कूलिंग है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, तीसरा आपका जो है इनकम एज मेजर्ड बाई ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ये आपको रटा होना चाहिए एज परचेस पैरिटी। तो क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आप जो लेते हैं, तो वो कहती है कि भाई हम जो है आपके फ्लॉज को हटा के हम पूरा ले रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर मान लो कर रहा हो वायरस की वजह से, दूसरा यूएन एजेंसी ने जो है इंडिया का मोर्टेलिटी रेट जो है एक्सेस डेथ से अगर ले ली हो एज एस्टिमेटेड बाय WHO, उससे भी हमारा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया ने अपने डेटा को अंडर रिपोर्टिंग की है। तीसरा, यूएन रिडक्शन जो है 3.67 ईयर्स इन इंडियाज लाइफ, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक्सेस जो डेथ्स हैं वो तो रजिस्टर्ड नंबर्स में ऐड हो गई, लेकिन आप ओवरऑल जब आप देखोगे तो फिर अगर आप इटली है, यूएस है, यूके है, उनसे तो फिर भी कम हुआ। तो एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन डेटा अगर आप कहेंगे, वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई इंडिया को उसका डिजर्विंग रैंक या प्लेस ना दिया जाए। आप इंटरव्यू में भी इन चीजों पे आर्ग्यू कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, तो इंडिया का डेटा अब पहले की जैसा नहीं रहा है। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इंडिया क्या करे? इंडिया जो है डेटा टाइम टू टाइम पब्लिश करे। इंडिया जो है टाइम टू टाइम चीजों को पब्लिक डोमेन में लेके आए, जैसे जीडीपी के लिए होता है। और वो रॉ डेटा ना दें, बल्कि वो कैलकुलेट करें रेलेवेंट इंडिकेटर के साथ कि भाई ये देखो, ये चीज है। जैसे जीएनपी की हम बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी की बात करते हैं हम। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वो ऑफिशियल एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हर साल पब्लिश करे। तो इंडियन डिपार्टमेंट इन शॉर्ट प्रोएक्टिवली वर्क करे, जैसे हम पढ़ाई के लिए प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हैं। वो रॉ डाटा ना दें, वो एक स्टेप आगे चलें और चीजें हमारे फेवर में आएंगी ही आएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम यहां से बात करें, तो चाइना कभी हमारा फ्रेंड नहीं रहा। चाइना हमेशा हमारे साथ एग्रेसिव रहा है। और चाइना जो है वो ऑब्वियसली ओपेक होता जा रहा है। ये बात हम बार बार अपने लेक्चर्स में हमने की है, पॉलिटिकल साइंस के एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ यहाँ पर कह रहा हूँ कि इंडिया कैसे मैनेज करे। क्या आपको कोई एक नया पॉइंट मिले तो वो आप ले सकते हैं। जैसे अब चाइना जो है सोचता था कि इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड लेगा। चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले इंडिया का चाइना सोचता था कि इंडिया विल बी टेकिंग स्टैंड एज चाइना इज टेकिंग इन केस ऑफ यूक्रेन वॉर। पर इंडिया ने बहुत स्मार्टली एक्ट किया, इंडिया ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक्ट किया। इसीलिए जैसे क्वाड एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो जो है क्वाड जो है एक अपने आप में इम्पोर्टेंट एलिमेंट रेज हो रहा है। अभी अभी हमने बात की थी इंडिया वियतनाम, और हमने इंडो पैसिफिक की बात की थी। तो उस एंगल से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट एरिया बनता है इंडिया के लिए। अब मैं अगर पीटी के एंगल से बात करूं, जो कि एक एलिमेंट और है हमारे लिए, बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक एलिमेंट और बात करें, तो मोदी सर ने लॉन्च किया वन भारत वन यूरिया। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो नैनो यूरिया क्या है? तो नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में है ये, सॉइल न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में है। इसमें नाइट्रोजन प्लांट प्रोवाइड करते हैं, कन्वेंशनल यूरिया तो प्रोवाइड नहीं करता, उसके अल्टरनेटिव है ये। तो उसमें नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं नैनो साइज के। एक नैनो यूरिया बॉटल जो है 450 किलो के यूरिया बैग को रिप्लेस कर देगा, सोचिए आप। एक बॉटल आती है 440 रुपए, 240 रुपए की, 240 रुपीज पर 500 ml बॉटल, जबकि 253 रुपीज का 45 kg यूरिया बैग आता है, जो कि हाईली सब्सिडाइज है। तो बेनिफिट क्या है फिर? बेनिफिट ये है कि जो नैनो यूरिया है, इट इज कवरिंग 10,000 टाइम्स मोर सरफेस एरिया। प्लांट्स में इजीली चला जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ओपनिंग्स के थ्रू। स्टोमेटा की ओपनिंग, आई नो व्हाट स्टोमेटा इज। नहीं तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो। एफिशिएंसी इज 80% मोर देन द नॉर्मल वंस। बॉटल्स आर इजीली पोर्टेबल। और उसके बाद जो है यील्ड भी बढ़ जाती है। तो करंट स्केल जो है अभी थोड़ा है, लेकिन इट इज इंक्रीजिंग। फ्यूचर में प्लान है
नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो बोरोन, ये सब भी हमारे एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है। तो नैनो यूरिया एक हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, इस आर्टिकल में जो चर्चा की है उन्होंने, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉजिटिव कह सकते हैं हम कि स्टेप है, ये हमारे लिए रेलेवेंट भी है। ऐसे आप जल्दी जल्दी की स्टेप्स आप जब बनाएंगे तो आई एम श्योर जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हम यूज कर रहे हैं, बाकी जो हम डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जब आप इस पे बात करेंगे तो सिंसियर अप्रोच से जल्दी आपको सारा का सारा एलिमेंट मिल जाएगा, एंड दैट विल बी रियली हेल्पिंग यू इन गेटिंग सक्सेस इन योर स्ट्रेटेजी। कॉन्फिडेंस भी रेज होता जाएगा और आपका अप्रोच जो है वो भी बेस्ट होती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो नई अभी नहीं आई है रिवाइज होके, लेकिन अगर हम दो चार पॉइंट्स की बात करें, दैट व्हाट शुड बी द चेंजेस, क्या होने चाहिए उसकी निटिग्रिटी में, क्या चेंज होने चाहिए। अगर हम एफटीपी की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप देखिए कि जो उसके फोकस है, उसका फोकस यही होना चाहिए कि जो क्लटर है लॉज में, चाहे आपको सारे लॉज ना पता हो, जो भी लॉज के अंदर क्लटर है, यानी जो लॉज अपने आप में मिसमैच हैं, जो लॉज सरदर्द करते हैं, उन लॉज को हटाना होगा। जैसे एक एग्जांपल क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर जो छूट है ड्यूटीज और टैक्सेस के थ्रू, उसको आप ढंग से स्ट्रीमलाइन कीजिए। वो रिफंड नहीं होती है, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए है टैक्सेस के लिए, लेकिन उसमें सेस और लेवीज नहीं लगाए जाते। लिमिटेड सेक्टर्स हैं उसके अंदर, जैसे फार्मास्यूटिकल है, तो RODTEP जिसकी हमने बात की, ये जो है इसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, मेरा वही शब्द दोबारा है। वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो है सबको बेनिफिट उसके अवेलेबल हों, स्पेशली एग्जेम्पशन उनको मिले जो ईपीसीजी स्कीम है, या फिर जो बाकी भी एक्सपोर्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत सारी लिस्ट पेंडिंग है, प्री इंपोर्ट कंडीशंस जो पूरी नहीं हुई, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, यानी एडवांस ऑथराइजेशन यानी पहले ही सरकार ऑथराइज कर देती है कि भाई ये लो आप इंपोर्ट करो, लेकिन वो भी हमारी स्ट्रीमलाइन नहीं है। तीसरा, मैन्युफैक्चर एंड ऑर्डर ऑपरेशंस इन कस्टम वेयर हाउसेस, ये फैसिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चर वर्ड सुनिए, इनटू मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन कस्टम वेयर हाउस, यानी एक फैसिलिटेट करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को, जो बाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की तरह है कि आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करोगे, लेकिन आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया और बाद में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसमें भी मॉनिटरिंग और अच्छे से होनी चाहिए। इसके अंदर भी जो है आई शुड से कोई भी करप्शन किसी प्रकार का है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक लॉ से कंप्लायंस होनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने टेक्निकल वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस किए, जो कि आप कह सकते हैं विच आर लिंक्ड विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन और एक्सटर्नल एरिया। दूसरा, अगर हम बात करें, अभी चर्चा का विषय है, पीटी के एंगल से इंपॉर्टेंट रहेगा, टाटा ने ईवी टियागो रेंज लॉन्च की, सब बड़े खुश, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहने की बात यह कि टाटा का जो व्हीकल है या किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भारी है नॉर्मल व्हीकल से, तो एक्सीडेंट और वियर एंड टीयर सड़क का ज्यादा होगा पहली बात, और कार्बन एमिशन भी उसके बनाने के प्रोसेस में ज्यादा है, बाद में भले ही कम हो, तो ईवी जो है वो नेसेसरी मानी जा रही है फ्यूल फ्यूल और कंजम्पशन और पॉल्यूशन को कट करने के लिए, लेकिन उसका हमें ग्लोबल एक स्टैंडर्ड लेके आना होगा, हमें एक ग्लोबल सिस्टम लेके आना होगा, क्योंकि सारे के सारी कंपनीज ने उस प्लेज को नहीं माना। क्यों? उसके कारण है, क्योंकि इतना रॉ मटेरियल ही नहीं है कि आप सारे के सारे ईवी व्हीकल्स को आप बना पाओगे। ईवी क्या यूज कर रहा है? लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहा है। चार क्रिटिकल मटेरियल है पीटी के एंगल से अगर मैं बताऊं तो, कोबाल्ट, लिथियम, नेचुरल ग्रेफाइट एंड मैंगनीज। लिथियम रिजर्व जो है अगले 3 डिकेड्स में खत्म हो जाए, लिथियम जो है वो अवेलेबल है माइंस में, और वो ईवी उससे बन भी रहे हैं, लेकिन वो जो है पूरे वर्ल्ड के 20% से भी कम पेट्रोल और डीजल कार को रिप्लेस कर सकता है। तो कोबाल्ट, लिथियम, नेचुरल ग्रेफाइट, मैंगनीज, ये कुछ ही कंट्रीज में है। खोल लो एटलस भाई, 80% वर्ल्ड का कोबाल्ट रिजर्व कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा एंड फिलीपींस।
82% आपका लिथियम कहाँ है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना। और उसके बाद से आप देखो 81% नेचुरल ग्रेफाइट कहाँ है? टर्की, चाइना, ब्राजील, मेडागास्कर। 90% मैंगनीज कहाँ है? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप जान लीजिए कि जो 20% ऑफ कॉन्गो, जहां से कॉन्गो से कोबाल्ट आ रहा है, वो आ रहा है आर्टिजनल माइन से, जहां पर 40,000 से ज्यादा लोग, बच्चे कहना चाहिए मुझे, हजारडस कंडीशन में वर्क करते हैं। तीसरा, चाइना का हर ईवी स्टेज के ऊपर कंट्रोल है। रॉ मटेरियल तो इन कंट्रीज में है, लेकिन चाइना जो है उसने लार्जेस्ट लिथियम माइंस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खरीद ली है पहले ही। एक्सपर्टीज ही नहीं है उन कंट्रीज के पास। ईवी जो है पोल्यूशन इमिट तो नहीं करेंगे चलते टाइम, जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन फिर भी पहले तो बिग कार्बन फुटप्रिंट वो कर ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्यूरिफाइड मटेरियल्स हैं, जब बैटरी मेकिंग स्टेज में आते हैं, इसमें भी चाइना की मोनोपोली है। चाइना वर्ल्ड में 4 में से 3 बैटरी बना रहा है। ओवर 100 चाइनीज बैटरी यूनिट्स मेक 60% ऑफ द कैथोड्स एंड 80% ऑफ द एनोड्स यूज्ड इन लिथियम आयन सेल्स। तो कैसे हम उस पर वो हो जाए? वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ईवी बैटरीज जिसका एम्पेरिक्स टेक्नोलॉजी, वो चाइनीज है। उसका 28% ग्लोबल मार्केट शेयर है उसका। और चाइना प्लान्स टू मेक ईवी चेसिस विद बैटरीज एंड मोटर्स फॉर द वर्ल्ड। तो अब वर्ल्ड तो वैसे ही उस पर डिपेंडेंट हो गया। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग ऑटोमेकर्स वो कंटेंट हैं सीट्स और कार बॉडीज अपनी चॉइस के बनाने के लिए और ब्रांड नेम लगा के खुश हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरा, ईवी जैसा मैंने आपसे कहा, लेस ग्रीन, जितना हम बोलते हैं उससे कम ग्रीन है। हैवियर है स्टैंडर्ड व्हीकल्स के मुकाबले, क्योंकि हाफ ऑफ द वेट इज ऑफ द बैटरी ओनली। टिपिकल लिथियम बैटरी 500 किलो की है। अच्छी बात यह है कि उसे चोर नहीं चुरा सकता, लेकिन पंगा तो लॉन्ग टर्म का है। उसके अंदर 15 किलो कोबाल्ट, 30 किलो निकल, 44 केजी कॉपर, 50 केजी ग्राफाइट, ये सब हो रहा है। माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग भी बहुत दिक्कत वाली बात है। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूट होता है, वाटर और एयर पोल्यूशन तो हो रहा है। तो अब सोचिए अगर ये बढ़ता चला गया तो फिर कैसे होगा? तो ब्रिटेन ने डीजल के लिए जैसे डैश किया था, एक एग्जाम्पल है ये। और उन्होंने टैक्स ब्रेक दे दिया डीजल कार्स को उस जमाने में कि भाई डीजल कम CO2 एमिट करता है। बात सही है, लेकिन उसके बदले जो बाकी उसने नॉक्सिस, टॉक्सिक जो स्मोक और बाकी चीजें करते, तो उसका क्या होगा? स्मोक के ऊपर तो SRPT में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ईवी बढ़िया है, लिथियम आयन बैटरी भी बढ़िया है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस भी हैं। और हैवी एक्सपेंसिव बैटरीज ईवी जो है वो मास ट्रांजिट के लिए नहीं हो सकती। वो सेकंड कार के रूप में यूज हो सकती है। उनका हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, लिमिटेड रेंज है, लॉन्ग टाइम टू चार्ज बैटरीज है, बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं है। ईवीज आर हैवियर देन रेगुलर कार्स। तो ये मैंने जो एग्जांपल्स बताए, इससे आप खुद सोचिए। बाकी भी जो हमने पहले भी लेक्चर्स कवर किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इससे उसको लिंक कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, where we can pick up some more interesting elements from the examination perspective। हमें देखना है कि हम जो है किस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट, जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सबको कैसे इंटीग्रेट करके चले। आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के अंदर आप पाएंगे कि ऑलरेडी आई एम कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज, प्रोवाइडेड यू आर ऑल्सो डूइंग योर बिट। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन या फिर सिर्फ रटने वाला पार्ट हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर भारत में अभी आप बात करें इन्फ्लेशन की, और उसको फिर से वही बात है जो हम फिर से वही बात लेके आते हैं कि इन्फ्लेशन सिचुएशन की अगर आप बात करें, तो ये चार्ट उसको दिखा रहा है। लेटेस्ट RBI सर्वे जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन का आया, करंट परसेप्शन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट देखिए रेड कलर में है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस 3 months अहेड, ये देखिए आप, दिस इज दैट। एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 1 year अहेड। तो यानी कि ये इतने रेंज में ही जाने वाला है जो हमने बात की थी। RBI ने हाउस होल्ड इन्फ्लेशन सर्वे के बाद ये बात की। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा जो इसका चार्ट है, जिसमें हम हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टर्म है उसको जो हम अगर समझने की कोशिश करें, तो वो क्या कहता है, हमें ये देखना है कि वो क्या कह रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में वो कह रहा है कि भाई जो है, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर की हम बात करते हैं तो लिमिट है, रेट हाइक इंटरवेंशन के लिमिट रोल है। फूड फ्यूल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, फूड एंड बेवरेजेस का ग्रीन में आप देखिए, इट इज गोइंग टिल हेयर। देन फ्यूल एंड लाइट का रोल देखिए, इट इज इन द ब्राउन कलर, सी अगेन इट इज रेजिंग टू द हायर लेवल। तो यानी टेक्स्ट बुक मॉडल से आप कह सकते हैं कि भाई रेपो रेट बढ़ाते जाइए तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा आप नहीं है। जब आप हेडलाइन यानी कि CPI नंबर को फूड फ्यूल और कोर इन्फ्लेशन में जब आप
कोर इन्फ्लेशन में क्योंकि फ्यूल और फूड को आप इंक्लूड नहीं करते, तो आप देखते हैं कि मेनली फूड और फ्यूल कंपोनेंट से राइज हो रहा है, वो हमने पहले भी बात की थी। दूसरा, ये देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन ग्रोथ इन्फ्लेशन, आपको ये सब देखना आना चाहिए। सीसैट के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेजिटेबल, ऑयल, फैट, सीरियल्स, प्रोडक्ट्स, आप देखिए स्पाइसेस, फ्रूट्स, पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स का ग्रोथ, वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन इंडिया जो है उसका क्वेश्चन है अगेंस्ट कैलोरी इम्पैक्ट ऑफ सीरियल प्राइस हाई, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट एंड एवरेज डेली वेज ऑफ रूरल वर्कर, उसकी वजह से चीजें हमारी कंट्रोल में है, वरना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाती। इंडिया का अपने प्रॉब्लम्स हैं, लार्ज पॉपुलेशन है, एक्सेस नहीं है बैलेंस डाइट का, ये माना हमने, लेकिन हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस भी किया है। फूड सिक्योरिटी नेट को हमने बढ़ाया, फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 5 kg देने की बात है पीएमजीकेवाई के अंदर, फिर उसके बाद जो है मार्केट रूट के थ्रू भी हम दे ही रहे हैं, कैलोरी बर्डन जो है वो हम कम कर रहे हैं, सीरियल के प्राइसेस इतने ज्यादा राइज नहीं हुए जिस हिसाब से वेजिटेबल्स या बाकी चीज हुई। तो दिस इज सीपीआई बास्केट जो है हमारा, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप मानिए कि ये पॉलिसी इंटरवेंशन का एग्जाम्पल हुआ जो हमने अभी भी बात की, और उसी एंगल से आपको भी सोचना और पढ़ना चाहिए। दैट्स हाउ यू शुड बी आल्सो रीडिंग एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट बुक्स, वरना जनरल रीडिंग से आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में भी समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कुछ साल भी समझ में ना आए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। कमिंग फर्दर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिजाब रो को हम बात कर चुके हैं, हम ताइवान पॉलिसी की हम बात कर चुके हैं, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर चाइना में हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। सो मेनी एरियाज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड थ्रू आवर डिफरेंट डिस्कशंस, so there is no need to go for it here. Moving further with another newspaper. Give me a moment, please. Please do check out. I wanted to share with you an article which is talking about creation of a wildlife corridor, which I'm not able to get right now. The article was talking about creation of a wildlife corridor from Karnataka to Tamil Nadu and Mysuru and Nilamburu. It is Kerala, I think Kerala and Karnataka was there. So उसके ऊपर एक इशू था, वो हमें देखने वाली बात थी कि they were talking about it, but I'm not able to find it right now. I'll be discussing it sometime later if I find it. पर आप उसको ढूंढिएगा कि कर्नाटका और केरला में एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की चर्चा हो रही है, वो हमें देखने की बात है कि वो आखिर क्यों चर्चा में है और उसके अंदर क्या क्या इंटरवेंशंस हैं। आपको प्रीलिम्स के एंगल से भी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स का, उसके लिए भी वो काम आएगा। नाउ कमिंग फर्दर, नियर टर्म में प्राइसेस राइज क्यों रहेंगे। गवर्नमेंट ने जो है जैसे अभी लिक्विड नेचुरल गैस के प्राइसेस राइज किए, तो एक्सपेक्ट रहेंगे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी है, ग्लोबल प्राइसेस की बात भी है, तो इन सभी कारण से एलएनजी का जो इंपोर्ट भी इंडिया में हो रहा है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो हाई हाई रहने वाला है। दूसरा, अगर गैस इकोनॉमी टर्म हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये आर्टिकल दिया है। आप फर्टिलाइजर और सिटी गैस आप देखोगे इंडिया में, तो फार्मास्यूटिकल्स कितना परसेंट यूज कर रहा है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, अगर आप इसको देखना चाहें। दिस इज हाउ यू कैन सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर गैस जो है वो इंडिया में सेक्टर शेयर अगर आप बात करें इन जनरल तो किसका है? देखिए आप, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का है, फिर सिटी गैस का है, फिर पावर का है, फिर रिफाइनरीज का है, फिर पेट्रोकेमिकल्स का है, और अदर्स भी 22%। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर आप सब्सिडी की बात भी करें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है 32% इस साल बढ़ गई है। यूरिया सब्सिडी आप देखिए 63,000 करोड़, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर 42,000 करोड़। ये आपको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। सब्सिडी सर्ज हुआ क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस एक क्रिटिकल फीड है उसके लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। वो उससे ही अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अदर फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, ऑयल है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तीसरा, इंडिया में जो है नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है वो होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जैसा मैंने अभी कहा वही यूज करती है। जैसे प्राइस राइज होगा तो नेचुरली यहाँ भी राइज हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करती है, तो उसके भी राइज हो जाएंगे। तो टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, नैनो यूरिया की मैंने आपसे बात की थी, इसलिए पीटी एग्जामिनेशन भी रेलेवेंट क्वेश्चन की ही बात करता है। वो भी ये चाहता है कि आप राइट डायरेक्शन में राइट चीजों को देखें और सोचें। सो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस, and do like, share and subscribe our channel, and keep on revising, and also keep on thinking and interlinking with the critical inputs। आपका खुद का काम है ये देखना कि इन टॉपिक्स को कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे, इन टॉपिक्स को आप कहाँ कहाँ लिखेंगे, और वही पहला स्टेप है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो उसके बाद ही आएगा। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर।